हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 का आज पार्ट 16 है और आज पार्ट 16 में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज की क्लास ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जीडी, कांस्टेबल इत्यादि जितने वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो किसकी झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा झंडा समिति कंट्रोवर्सी में बना रहता है। कुछ लोग कृपलानी बताते हैं तो कुछ लोग कुछ और बताते हैं, इसीलिए यह प्रश्न क्या है, इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि भारत के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, यानी कि कहाँ पर संघीय शासन की बात की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी संघीय शासन होगा भारत में। तो भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें यहाँ से ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्या है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था। कहाँ पे था, वही अखिल भारतीय संघ, जिसे हम अखिल भारतीय संघ कहें या फिर क्या कहें, भारतीय संघ कहें। तो इसको स्थापित करने का प्रावधान किस में था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में था, जो हमारा संविधान बना उसका एक तरह से क्या रहा, मूल रूप से आधार रहा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में 1935 से। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। यानी कि सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि अपने जो है राष्ट्रीय झंडा है भारत का, उसको कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को। तो 22 जुलाई 1947 को कब अपनाया गया था। तो यह डेट था 22 जुलाई 1947 का डेट था जब राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। पांचवा प्रश्न है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। बात करें हम वित्त आयोग की तो आर्टिकल की देखते हैं, तो यह किस में है, आर्टिकल 280। किस में है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है और यह कितने वर्षीय होता है, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अब देखते हैं छठा प्रश्न, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है। यानी कि जो भारत की संचित निधि है उसमें से, भारत की संचित निधि में से राजस्व अनुदान राज्यों को विनियमित करने के लिए कौन सा वो करता है, वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल इसका याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। वित्त आयोग का आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 280 में है। और राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो क्या होता है, वित्त आयोग ही देता है। संचित निधि, संचित निधि किस में है, तो आर्टिकल 266 में है संचित निधि। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है, वर्तमान में जो भी पीएम होगा वही क्या होंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है या फिर गैर संवैधानिक संस्था है। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्यों, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक और गैर संवैधानिक, सीधी सी बात है कि जिस भी संस्था के लिए एक आर्टिकल बना होगा प्रॉपर संविधान में, वह संस्था क्या होगी, संवैधानिक होगी। बट जिस संस्था के लिए कोई आर्टिकल नहीं होगा संविधान में, वह असंवैधानिक संस्था कही जाती है। नीति आयोग के लिए कोई आर्टिकल नहीं है संविधान में। और यह कब बनाया गया था नीति आयोग, तो 1950 में हमारा योजना आयोग बना था। क्या बना था, योजना आयोग बना था 1950 में। और इसी योजना आयोग को भंग करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जो भारत का क्या कहलाता है, थिंक टैंक कहलाता है नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया था। नेक्स्ट क्या है, नौवां प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके
सेवानिवृत्ति कितने काल पर होती है, यानी कि उनकी रिटायरमेंट कितने वर्ष की आयु पे होता है, हमेशा याद रखिए कि 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष। वही HC हाई कोर्ट का पूछे तो कितना है? 62 वर्ष। इन दोनों को आप याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। छोटे प्रश्न दिख रहे हैं लेकिन पूछा बहुत जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। तो 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है, यानी कि जो भारतीय संविधान में राज्यपाल को हम लोग मनोनीत करते हैं, पहला प्रश्न में ही एक प्रश्न बन गया कि राज्यपाल का क्या होता है, चयन होता है कि निर्वाचन होता है, क्या होता है, इनका मनोनयन होता है। राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। कौन मनोनीत करता है राज्यपाल को? तो राष्ट्रपति। मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जो है, राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को मनोनीत करते हैं। और यह पद्धति कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघ भी, संघवाद भी, यानी कि संघ कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से ही लिया गया है संघ। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा आजकल काफ़ी चर्चे में है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं, संसद मतलब क्या होता है, ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही वह राज्यसभा का सदस्य है। LS लोकसभा हो गया, RS राज्यसभा हो गया। यानी कोई व्यक्ति ना तो संसद लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो वह कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक रह सकता है। 6 माह बाद इसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, लोकसभा क्या है? तो यह एक कैसा सदन है? पूछता है कि लोकसभा कैसा सदन है? तो यह अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है लोकसभा, क्योंकि 5 साल बाद इसको चाहे जब भंग किया जा सकता है। क्या होता है? लोकसभा को हम कभी भी भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है, इसे अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है 12वां, कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? भारत के जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो उसमें जो है मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में? हमारे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय अनुसूचियाँ बढ़कर के कितनी हो गई है? 12 हो गई हैं। और ये अनुच्छेद कितने हो गए हैं? तो 400 प्लस हो गए हैं अनुच्छेद हमारे वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं, 14वां प्रश्न है ये कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? हम किसे संविधान की आत्मा कहते हैं? देखिए यहाँ 2 प्रश्न हैं, यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा। क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। इसको लाया किसने था? तो JL नेहरू ने। उद्देशिका को JL नेहरू ने ही जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वही बाद में क्या बना? तो वही जो है भारत के संविधान की उद्देशिका बनी। अच्छा, अब कह रहे कि नॉर्मली पूछ रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो हम उद्देशिका। लेकिन यहीं पे अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा दे, पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो किसे कहा है? आर्टिकल 32। किसे कहा है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है यह? आर्टिकल 32 क्या है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, इन दोनों प्रश्न को आप याद रखिएगा क्योंकि दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है। नेक्स्ट क्या है 15वां प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, जिसे हम क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और ये क्या करते हैं? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। कौन? महान्यायवादी। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? सीधी सी बात है प्रश्न में कि भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति किसे देंगे अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को देंगे। एक दूसरे को अपना त्यागपत्र ये लोग क्या करते हैं? देते हैं। याद रखिएगा। 17वां प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? PM होता है। वैसे तो हम किसे
केंद्र सरकार का प्रमुख माना है। किसे? प्रधानमंत्री को होता है। और यही प्रधानमंत्री क्या होता है? देश का वास्तविक मुखिया या फिर देश का वास्तविक नेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? 18वां प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? भारत का अगर किसी व्यक्ति को पीएम बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो कितने वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। 35 वर्ष। 35 वर्ष ही किसके लिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कितना? 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एलएस स्पीकर। क्या कहते हैं हम इन्हें? एलएस स्पीकर कहते हैं। एलएस यानी कि लोकसभा, यानी कि लोकसभा स्पीकर की बात कर रहा है कि अपना त्यागपत्र है किसे सौंपते हैं? तो ये क्या करते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना, जैसे प्रेसिडेंट हो गया तो यह वाइस प्रेसिडेंट को अपना क्या करते हैं? त्यागपत्र देते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट किसे देता है? तो प्रेसिडेंट को देता है। सेम उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, वह किसे देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष किसे देंगे? अध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट क्या है? 20 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम पूछा है। अधिकतम कितनी? 250। और कितनी है वर्तमान में? 245। ठीक है, 245। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? 21वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। संसद में कौन कौन लोग आते हैं संसद में? तो संसद में प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? भारतीय संसद बनता है। और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो इसी संसद के प्रति होता है। संसद आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। एक चीज़ है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सरला। क्या है यह? सरला, बस याद रखिए, सरला। तो ये क्या है? संसद किस में है? 79 हो गया। र क्या है? राज्यसभा 80 में हो गया। और ल यानी कि ला से क्या हो गया? लोकसभा 81 में हो गया। ये आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी, जो पहले महान्यायवादी थे भारत के, वे कौन थे? भारत के यही महान्यायवादी होता है क्या? तो भारत सरकार का जो है पहला विधि मंत्री होता है, किसी भी काम, कानून मंत्री होता है। यह किसी भी काम में क्या करता है? सरकार को कानूनी लीगल एडवाइस देते हैं ये महान्यायवादी। और कौन थे पहले लीगल एडवाइजर या फिर महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्या है? 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मानित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी राज्य को सम्मानित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। कोई भी राज्य उत्कृष्ट काम करता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसे हम सम्मानित, उसे कौन करेगा? संसद उसे सम्मानित करेगा। नेक्स्ट क्या है? 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यानी कि जब हमारी संविधान जो है हमारा बना, तो उसमें अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? 12 बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्या है? 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। क्या है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस, जिसे हम USSR कहते थे पहले। क्या है? USSR कहते थे, वही वर्तमान रूस है। और रूस यूक्रेन का युद्ध तो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, 2 साल लगभग ऑलमोस्ट हो गए, तो सबको पता होगा कि हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? USSR यानी कि रूस से लिए हुए हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? US से, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। किस में है? संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक चीज़ बता दें आपको कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति आई थी, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और उसी समय मौलिक कर्तव्यों को क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। समिति कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। इसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, यह किस में है, आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 13 में दिया गया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। और किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार भी लिया है। अमेरिका से हमने क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। आपातकाल कहाँ से लिया गया, आपातकाल जर्मनी से लिया गया। कितने टाइप के आपातकाल होते हैं, तीन प्रकार के, 352, 356 और 360। जो कि 360 अभी तक क्या है, 360 जो है अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। क्यों, यह क्या है, तो वित्तीय, क्या है, वित्तीय आपात है। और वित्तीय आपात जो है अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। ये क्या है, तो यह जो है राष्ट्रीय आपात है। क्या है, यह राष्ट्रीय आपात है। यानी कि जब देश में बाह्य आक्रमण का कोई खतरा होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, पूरे देश में आपातकाल लगा देते हैं, राष्ट्रीय आपात लग जाता है। बस जीवन का अधिकार छोड़ दिया जाता है। क्या, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 को हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। 352 राष्ट्रीय आपात है। यह क्या है, राष्ट्रीय आपात है। और यह 356 क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। यह क्या है, राष्ट्रपति शासन है। यानी कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब फेल हो जाता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था, 1953 में किया गया था। फजल अली आयोग का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन कब, राज्य पुनर्गठन आयोग भी पूछा जाता है। देखिए इससे कई सारे प्रश्न आपको बनेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा आयोग बना था 1953 में, तो फजल अली आयोग बना था। ठीक है, उसके बाद से कब बना फजल अली आयोग, तो 1953 में बना था। और अगर पूछे प्रश्न कि सबसे पहली बार भाषा के आधार पर, क्योंकि इसी समय भाषा के आधार पर अलग बनने वाला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर पहली बार बना था। और अगर राज्य, देखिए नेक्स्ट क्या है, आ ही गया प्रश्न जो मैं आपको बताना चाहती थी, 29 में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को, मैं यही प्रश्न बताने वाली थी आगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, 1 नवंबर 56 को। यहाँ पे क्या था, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग पूछा 53 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग कई बार पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को बना। और कितने राज्य और यूटी बताए थे उस समय, कितने, तो 14 राज्य और 6 यूटी। वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं हमारे वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आज का अंतिम प्रश्न 30वां, कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो अगर यूटीज का प्रशासन किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन प्रशासकों के माध्यम से, डायरेक्ट ही करते हैं प्रशासकों के माध्यम से। ठीक है, प्रशासकों के माध्यम से यह क्या करते हैं, डायरेक्ट शासन करते हैं। कौन, राष्ट्रपति। कहाँ पे, यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये थी आज की हमारी क्लास और इसके अब 31 से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और ये सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।